स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल SBB ट्यूटोरियल में, जहां आप पाते हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का वीडियो एंटीबायोटिक मेडिसिन की सीरीज का वीडियो है। आज हम जिस दवा की बात करने जा रहे हैं वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन आपको कैप्सूल, टॉपिकल जेल व इंजेक्शन के सभी फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में जानेंगे। जैसे क्लिंडामाइसिन कैप्सूल किस क्लास की दवा है, किस स्टेट में अवेलेबल है, किस नाम से मार्केट में या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, क्या इसकी प्राइस रहती है, यूज क्या क्या है, किन किन बीमारियों में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी दवाओं के साथ में इसका इंट्रैक्शन है, उसके साथ में दवा ये नहीं दी जा सकती, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और डोज क्या रहती है इसकी, और कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, क्लिंडामाइसिन लिम्फोसामाइड क्लास की एक दवा है जो कि बैक्टीरिया के SOS राइबोसोम से बाइंड होकर के उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस होता है और बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। मुख्यतः क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह काम करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, पेनिसिलिनेज एक्सेट्रा ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्लिंडामाइसिन एरोबिक ग्राम निगेटिव बैसिलाई, इंट्रोकोकाई, स्ट्रेप्टोकेट्स या कैलमैरिया माइकोप्लाज्म एंड रिक्टेशिया पर कोई एक्शन नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लिंडामाइसिन है वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया पे ही काम करेगा, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं करता है। क्लिंडामाइसिन का कोई भी एक्शन एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे नहीं आता है। बात की जाए अगर क्लिंडामाइसिन की किन किन मात्राओं में अवेलेबल है, तो क्लिंडामाइसिन डायलासिप 150 mg कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लिंसिन 150 mg 300 mg कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा। डायलासिन या डेल्सिनेक्स 150 mg या 300 mg कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा। 300 mg पर 2 ml या 600 mg पर 4 ml इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिल जाएगा। एक्नेजोल या क्लिंडेक ए 1% टॉपिकल सॉल्यूशन या जेल के फॉर्म में भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। क्लिंडासिन 300 mg कैप्सूल, क्लिंडासोर 300 mg कैप्सूल, क्लिंडाटाइम 300 mg कैप्सूल, डायलासिन C 300 mg कैप्सूल, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है क्लिंडामाइसिन के, जो कि मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो 150 mg का कैप्सूल जो है 13 से 15 रुपये के बीच में मिल जाएगा। कैप्सूल 350 mg 24 से 26 रुपये के बीच में मिल जाएगा। कैप्सूल 600 mg जो है 37 से 39 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन अगर आप 600 mg का अगर लेना चाहते हैं तो ये 200 से 600 रुपये पर इंजेक्शन के हिसाब से, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एरिया, आप किस एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बात करें क्लिंडामाइसिन के एब्जॉर्प्शन, कैसे ये एब्जॉर्ब करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है शरीर के अंदर, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है या कैसे इसका एलिमिनेशन होता है। तो क्लिंडामाइसिन ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को छोड़कर शरीर के सभी स्केलेटल्स और सॉफ्ट टिश्यू में बहुत ही आसानी से पहुंचकर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज में इकट्ठा होकर के मेटाबोलाइज हो जाती है, और मेटाबोलाइज होकर यूरिन और बाइल्स द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। बॉडी के अंदर ये 3 घंटे रह कर के एलिमिनेट हो जाती है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 आवर्स है। क्लिंडामाइसिन के अगर देखे जाए क्या क्या इसके प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, तो क्लिंडामाइसिन जो है डेंटल एंड ओरल मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, जैसे कि इम्पेडिगो एंड बोलस इम्पेडिगो। इसमें आप अगर ओरल देना चाहते हैं तो एडल्ट पर्सन को आप 300 से 600 mg TDS या QID मतलब दिन में 3 बार या 4 बार 7 दिन के लिए चलाई जा सकती है। बच्चों में अगर आप देना चाहते हैं तो 10 से 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से डिवाइड डोज जो है TDS या QID में 7 दिन के लिए चलाएंगे।
अगर आप क्लिंडामाइसिन का यूज़ ओराफेशियल इन्फेक्शन या एब्सेस में चलाना चाहते हैं तो एडल्ट्स में इसका यूज़ 150 mg से 450 mg पर डोज TDS या QID में चलाएंगे, लेकिन इसकी डोज जो है 1.8 ग्राम पर डे के हिसाब से 1.8 ग्राम पर डे के हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप बच्चों में क्लिंडामाइसिन ओराफेशियल इन्फेक्शन में चलाना चाहते हैं तो 8 से 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से डिवाइडेड डोज जो कि TDS या QID में चला सकते हैं। अगर आप इसको IM या IV देना चाहते हैं तो एडल्ट्स में 600 से 900 mg IV इंजेक्ट कर सकते हैं। बच्चों में यही यूज 15 से 40 mg पर kg पर डे के हिसाब से 3 या 4 डोजेज में डिवाइड करके देंगे। जो कि सीवियर इन्फेक्शन है तो 300 mg एज ए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चलाएंगे। सपोर्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर है तो उसमें शुरुआत में एडल्ट 600 से 900 mg IV TDS या QID 1 से 2 हफ्ते तक चलाएंगे। बाद में और बच्चों में अगर इसकी रोज़ अगर चलाते हैं तो 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से IV देंगे। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की थेरेपी के दौरान 4 से 8 सप्ताह के लिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर नेक्रोटाइजिंग फेसिटाइटिस है तो इसमें एडल्ट्स में 150 से 450 mg ओरल 6 से 8 घंटे पर देंगे, जो कि 1.8 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.2 to 2.7 ग्राम पर डे IV या IM TDS या QID चला सकते हैं, जो कि 4.8 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों में यही डोज 10 से 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से ओरल देंगे। डिवाइडेड डोज TDS या QID में चलाएंगे या 15 से 25 मिलीग्राम पर kg पर डे IV TDS या QID में चलाएंगे, जो कि 40 mg पर kg पर डे के हिसाब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं चलाई जा सकती। यदि सीवियर स्ट्रेप्टोकोकल व डोस्ट्रिडियोल सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है तो उसमें पेनिसिलिन G 3 मिलियन यूनिट्स व क्लिंडामाइसिन 600 mg IV का कॉम्बिनेशन चलाएंगे, जिससे सीवियर स्ट्रेप्टोकोकल या डोस्ट्रिडियल सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो सकेगा। क्लिंडामाइसिन का यूज पेरियोडोंटल डिजीज में भी करते हैं। अगर पेरियोडोंटल डिजीज में क्लिंडामाइसिन का यूज़ करना है तो ओरल जो है 300 mg QID 8 दिन के लिए चलाएंगे। क्लिंडामाइसिन का यूज़ और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस में किया जाता है, जैसे कि स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इन सब में क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं। MRSA में भी क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं। मेथिसिलियम रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस औरस इन्फेक्शन जो है MRSA, इसमें क्लिंडामाइसिन का यूज़ किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन में भी क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं। क्लिंडामाइसिन का यूज़ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन में क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं। क्लिंडामाइसिन का यूज़ एज ए ट्रीटमेंट ऑफ मास्टाइटिस में भी किया जाता है। क्लिंडामाइसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा में कुछ चेंजेस होते हैं, जिससे एब्डोमिनल पेन होता है, बढ़ जाता है। नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकती है, ईसोफेगाइटिस हो सकती है, अनप्लीजेंट या मेटेलिक टेस्ट हो सकता है। वो माउथ में अनप्लीजेंट टेस्ट या मेटेलिक टेस्ट लगेगा। इन्फेक्शन साइट पे दर्द या सूजन हो सकती है। हाइपर
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कि रैशेज या हाइव्स हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज जैसे कि जॉइंटिस के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं आफ्टर द यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन। सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या है क्लिंडामाइसिन की, जैसे कि आफ्टर यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन येलोइंग आइज और स्किन सिम्टम्स कैन काज आइज जॉइंटिस, डार्क यूरिन की सिम्टम, डार्क यूरिन भी आपको दिख सकती है आफ्टर यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन। जॉइंट्स में पेन हो सकता है, या आपकी हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो सकती है या स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है। तो ये सब कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्लिंडामाइसिन के। क्लिंडामाइसिन के कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन को कीटाकोनाजोल के साथ में नहीं देने से क्लिंडामाइसिन का एक्शन कम हो जाता है, या क्लिंडामाइसिन कीटाकोनाजोल के एक्शन को कम कर देता है। जब आप क्लिंडामाइसिन को कीटाकोनाजोल के साथ में देते हैं तो कीटाकोनाजोल का एक्शन कम हो जाएगा। अगर आप एस्टामिनोफेन के साथ में क्लिंडामाइसिन को देते हैं तो एस्टामिनोफेन का एक्शन बढ़ जाता है। अगर आप अल्प्राजोलाम के साथ में कीटोकोनाजोल को देते हैं अल्प्राजोलाम के साथ में क्लिंडामाइसिन को देते हैं तो यह सीरम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, या सीरम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अगर आप क्लिंडामाइसिन को अमीडारोन के साथ में देते हैं तो क्लिंडामाइसिन का एक्शन डिक्रीज हो जाता है, क्लिंडामाइसिन का एक्शन कम दिखेगा। अगर आप एमोबार्बिटोल के साथ में क्लिंडामाइसिन का यूज करते हैं तो यह एमोबार्बिटोल के एक्शन को बढ़ा देता है। अगर आप क्लिंडामाइसिन को एनाकिनारा के साथ में देते हैं तो ये क्लिंडामाइसिन के एक्शन या मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और क्लिंडामाइसिन का एक्शन ज़्यादा दिखता है। अगर आप एस्टेमिजोल के साथ में क्लिंडामाइसिन को देते हैं तो ये क्लिंडामाइसिन के एक्शन को डिक्रीज करता है। अगर आप एट्राजोनावीर के साथ में क्लिंडामाइसिन को देते हैं तो ये भी क्लिंडामाइसिन के एक्शन को डिक्रीज करता है, इसके एक्शन को कम कर देता है, जिससे क्लिंडामाइसिन का एक्शन कम दिखता है। अगर आप क्लिंडामाइसिन को किसी भी स्टेरॉइड के साथ में जैसे कि बेक्लोमेथासोन या बीटामेथासोन के साथ में देते हैं तो क्लिंडामाइसिन का एक्शन जो है वो आपको बढ़ा देता है, इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे क्लिंडामाइसिन के एक्शन आपको ज़्यादा दिखेगा। एजालास्टिन के साथ में अगर आप क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं तो वो इसके एक्शन को डिक्रीज कर देता है, जिससे इसका क्लिंडामाइसिन का एक्शन आपको कम दिखेगा। अगर आप एजाटिडीन के साथ में क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं तो इससे आपको क्लिंडामाइसिन के एक्शन को बढ़ा सकते हैं, आप क्लिंडामाइसिन का एक्शन इससे ज़्यादा दिखेगा। क्लिंडामाइसिन के कुछ कंट्राइंडिकेशन भी हैं, जैसे कि आप क्लिंडामाइसिन को अटोरवास्टेटिन के साथ में नहीं देना चाहिए, इससे सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एट्राक्यूरियम के साथ में क्लिंडामाइसिन का यूज़ करते हैं तो इससे भी सीवियरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेनिपेरिडोल के साथ में अगर आप क्लिंडामाइसिन को चलाते हैं तो इससे न्यूरोटॉक्सिक एक्टिविटी के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको बेनिपेरिडोल के साथ में क्लिंडामाइसिन का यूज नहीं करना चाहिए। बीसीजी की वैक्सीन के साथ में क्लिंडामाइसिन का यूज नहीं करना चाहिए, इससे थेराप्यूटिक एफिकेसी को अगर आप बीसीजी वैक्सीन के साथ में क्लिंडामाइसिन को यूज़ करते हैं तो इससे थेराप्यूटिक एफिकेसी डिक्रीज हो जाती है। बीसीजी जो है बैसिलस कैलमिटेक ग्यूरिन वैक्सीन है जो कि यक्ष्मा या टीबी की रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप क्लिंडामाइसिन सहित सभी एंटीबैक्टीरियल एजेंट से क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल या डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया CDAD के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप क्लिंडामाइसिन या इसके जैसे ही कोई और भी एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं
तो उससे CDAD डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है कोलोन के अंदर या आंत के अंदर फ्लोरा को अल्टर कर देते हैं, जिसके कारण सी डिफिसाइल की ओवर ग्रोथ होने लगती है, जो कि CDAD के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यदि किसी पेशेंट को CDAD कन्फर्म हो गया है, यदि आपको लगता है किसी पेशेंट को CDAD है, तो चल रही एंटीबायोटिक का उपयोग सी डिफिसाइल के अगेंस्ट यूज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के अनुसार उचित फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट या प्रोटीन और अदर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से सी डिफिसाइल को क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और क्लिनिक के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।